हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे। बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 के जल्दी आने वाले हैं। आप सभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और इसीलिए बोर्ड एग्जाम क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, जिससे कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनसे रिलेटेड सैंपल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते जाएं और आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकें। आज का हमारा वीडियो सेशन लाइट चैप्टर से रिलेटेड है और मेनली लाइट चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा करते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, असर्शन रीजन के हो, या फिर आपके लॉन्ग रेंज क्वेश्चंस हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो। तो उन सभी को हम वन बाय वन कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के, किस टाइप्स के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने लाइट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आज इस क्लास में अपना टेस्ट भी ले पाएंगे और ये देख पाएंगे कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत भी कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो है मेनली वो एमसीक्यू से आपका रिलेटेड है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। यानी कि ऐसा कौन सा रीजन होता है जिससे कि जो दिन का समय होता है वो हमको स्काई ब्लू की तरह दिखता है, यानी कि नीला हमें आकाश दिखता है, आसमानी दिखता है। रीजन क्या है? देर आर फोर ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज दी sunlight as sunlight passes through the atmosphere, shorter wavelength such as blue are scattered more than other colors. Second option कह रहा है कि the sky appears blue because all colors are scattered equally, but blue light is stronger and more visible to the human eye. The third one is the blue color of the sky is due to longer wavelength like red and orange scattering more than shorter wavelength making blue stand out more. And the fourth option is the atmosphere contains blue colored particles that give the sky its blue appearances. अब देख सकते हैं आप, आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ी होगी, वहीं से ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। और चाहे ह्यूमन आई ले लीजिए या फिर लाइट ले लीजिए, दोनों एक ही आप कह सकते हो कि लाइट से ही रिलेटेड आपके चैप्टर हैं। तो यहां पर जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ्स सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। अब होता क्या है, मैं आपको इस इमेज के जरिए बताना चाहूंगा। मान लीजिए यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है और आपको सन अपने फोरहेड के आगे दिख रहा है। सन जो आपकी लाइट इमिट करता है और जो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में हजारों करोड़ों की संख्या में फैले हुए हैं, ठीक है, उस पर रेज आपकी पड़ती हैं, रेस पड़ के डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, 7 कलर्स में। और उसमें जो शॉर्टर जिसका वेवलेंथ होता है वो आप जानते हो विब्ग्योर के फॉर्मूले से किसका होगा? ब्लू का होगा। तो ब्लू जो है स्कैटर्ड ज्यादा करेगी और एटमॉस्फेयर में वो काफी पड़ जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ये भी पूछ सकता है कि हमको सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है या फिर रेडिश ऑरेंज क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक होती है और वो हमारे आंख पे जो है वो कलर डायरेक्ट पड़ता है, बाकी तो सब आपके स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और यहाँ पर रेलिक स्कैटरिंग फॉर्मूला भी दिया गया, फिनोमिना दिया गया है। सो द गैसेस एंड ऑल स्मॉल पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। जिनकी वेवलेंथ आपकी छोटी है, ठीक है, उनको ज्यादा स्कैटर कर देंगे, फैला ज्यादा देंगे, जैसे कि ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, much more effectively than the longer wavelengths like the red. As a result, the sky appears blue to our eyes. देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे आपसे पूछ लिया गया है, हम कह सकते हैं कि एमसीक्यू में, लेकिन अगर 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर लें और इमेज बनाकर बता भी सकें। तो इसलिए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी भी अपनी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है, ये हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। अब यहां पर मिरर के बारे में बताना है, ये ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है जिससे हम चाहे जितने डिस्टेंस पर आपका खड़ा हो जाए, हमारी जो इमेज रहेगी वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। ऑप्शन है ओनली प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स।
अपने अपने आंसर को आप सभी सेलेक्ट कर लीजिए, गेस कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा नया चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है या तो वो प्लेन हो सकता है या फिर आपका कॉन्वेक्स हो सकता है। प्लेन मिरर हमारे घर में रहता है, चाहे आप जितनी डिस्टेंस देख लीजिए उससे, हमेशा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, सीधा खड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यानी कि वर्चुअल जिसको हम छू ना पाए लेकिन देख सकते हैं, सेम साइज का रहेगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा, साइज उसमें आपकी छोटी हो जाती है। कॉनकेव मिरर में a concave mirror can form an erect image only when the object is placed between the pole and the focus। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है, तभी उसका इमेज आपका इरेक्ट बनेगा। तो ये जो फिनोमिनास हैं हमारे मिरर्स के, वो आपको याद रखने हैं। मिरर और लेंस के फॉर्मूले को आप सभी याद रखिए, क्योंकि अब जो आगे हम बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसी पर आपके बेस्ड रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा मिरर है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की ये हाइट दी गई है। ऑब्जेक्ट जो रेज है वो प्लेन मिरर पे आपका पड़ रहा है और जितनी डिस्टेंस मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो यहीं पर 5 डिस्टेंस सेंटीमीटर पर जो है इसका इमेज आपका बन रहा है। और आप देख सकते हो कि वो इरेक्ट है और उसकी लेंथ भी, डिस्टेंस भी आपकी इक्वल है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपकी होती हैं। कॉन्वेक्स में देख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट की हाइट देख लीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, यहाँ पर रेज आपकी पड़ रही हैं, वर्चुअल तो बनेगा लेकिन डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ कॉनकेव की तरफ चलेंगे। कॉनकेव में आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपके फिनोमिना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ प्रिंसिपल फोकस, तो किस तरीके से बन रहा है, और अलग अलग उसकी ऑब्जेक्ट की आप डायरेक्शन बदलते जाइए तो अलग अलग आपको जो है उसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं ये। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इसको, अगर आपने समझा होगा अच्छे से तो आप इसका आंसर दे लोगे। ऑप्शंस हैं at the principal focus of the lens, option B at twice the focal length, option C at infinity, option D between the optical center of the lens and its principal focus। काफी ध्यान से आप समझिए, क्वेश्चन यही कहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में खड़ा करते हैं, रख देते हैं, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा। सो ऑप्शन बी, तो उसका जो साइज रहेगा, ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका लेंस है, लेंस के डिस्टेंस से आप देखिए यहां पर ये 2f यानी कि ट्वाइस फोकल लेंथ पर आपका बन रहा है और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, छोटा है। ठीक है, तो यही चीज आपकी इसमें कही गई है। When an object is placed at 2f, okay, twice the focal length, in front of a convex lens, the image form is real, inverted, same size as the object, okay, form at 2f on the other side of the lens। अब यहां पर आप सभी इसको देख भी पा रहे हो, at twice of the length। और अगर मैं आपको इसकी थोड़ा सा बढ़ाकर बताऊं, यहां पर आप सभी देख लीजिए कि इसको कहां पर आपका रखा गया है, और यहां पर हम इस स्लाइड की आपकी बात करें, इमेज ऑन द सेम स्लाइड बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सभी आपके डिस्टेंसेस हैं और इन डिस्टेंस से आप देख सकते हो कि इमेज आपका किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, वो रियल है, इन्वर्टेड है, डिस्टेंस उसकी क्या है, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि एसर्शन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ focal length 26 centimeter, the image will not form an infinity। रीजन क्या दिया है, for above given system the equation this give image v equal to infinity। तो बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट है। अपने अपने आंसर आप सभी गेस करते जाइए और इसका आंसर जो है आप बताते जाएं कि इसका आपका कौन सा आंसर, यानी कि एसर्शन रीजन में कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं।
तो अगर हम सबसे पहले इस साइन कन्वेंशन के फॉर्मूले से चलें तो जो आपका एफ दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, वो आप जानते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो एफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। यहाँ पर हमें जो गिवन डेटा है उससे हमें ये पता लगाना है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पर होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर हम देखिए यहाँ पर हमको फॉर्मूला भी मिरर का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे तो वहां पर जो f की वैल्यू रहेगी वो प्लस में रहेगी, यानी कि फोकल लेंथ को 26 पर हम कर देंगे और डिस्टेंस यानी कि u इक्वल टू आपका -26 रहेगा। जैसे आप इसको पुट करते हो तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 2/26 हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको, यानी कि 1/13 हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू रहेगी वो 13 रहेगी, 13 आपका प्लस में है, यानी कि जो इमेज रहेगा वो मिरर के बिहाइंड आपका फॉर्म होगा। तो इस तरीके से पहला तो असर्शन आपका सही है, लेकिन जो रीजन आपका गलत है। तो इससे क्या हुआ कि a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि द एबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विथ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और आपको पहला ये कहा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सबसे पहले जब आप इस इमेज को देखते हो और जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये कर पा रहे हो कि जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, यानी कि डाइवर्ज हो जा रही हैं। तो डाइवर्जेंस का काम किस में होता है आपको ये बताना है, ठीक है, किस आपके मिरर में डाइवर्जन का फॉर्म जो है हम देखा करते हैं और पाया करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना है, कह रहा है कि इससे इमेज किस तरीके की फॉर्म होगी आपको ये भी बताना है। तो मेनली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक कॉनकेव लेंस है, क्योंकि जो रेज हो रही हैं वो आपकी डाइवर्ज होती चली जा रही हैं। अब दूसरा, जब भी हम कॉनकेव लेते हैं तो कॉनकेव में हम जानते हैं कि जो भी इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। क्या रहेगी आपकी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए का जो आपका आंसर रहेगा वो कॉनकेव रहेगा, ठीक है। दूसरा ये क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, ठीक है, वर्चुअल रहेगी आपकी, इरेक्ट रहेगी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Based on the measurement given in the image, calculate the focal length of the instrument। अब ये फोकल लेंथ आपको बताना है। फोकल लेंथ के लिए आपको लेंस का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। और जब आप कॉनकेव लेंस का या फिर लेंस का फॉर्मूला देखते हो तो ये 1/f इक्वल टू लिख देता हूं मैं 1/v माइनस 1/u हो जाता है। चलिए अगर यहाँ पर जगह है तो मैं लिख देता हूँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका हो जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे 1/-10 माइनस 1/-20, ठीक है। तो ये 20/-1 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपकी 20 आती माइनस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि the above image shows a corrective measure for a particular defect of vision. You have to identify the defect of vision and state what kind of lens is used to correct the deficiency। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक कोई डिफिशियंसी दिख रही है, ठीक है, डिफिशियंसी कौन सी है, उसको दूर करने के लिए किस टाइप के लेंस का हम यूज करेंगे आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक लेंस है, आपकी आंख है ये, ठीक है, उस पर रेटिना है, रेटिना के पीछे आपका कुछ इमेज आपका फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस किया गया है। तो ये बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप डिफेक्ट देखोगे तो इसमें मायोपिया का आपका डिफेक्ट दिख रहा है, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। सो द इमेज डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोपिया or nearsightedness. This occurs because the eyeball is too long or the eye's lens is too curved। और इसको आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, कॉनकेव लेंस का यूज करोगे। The concave lens diverges the light rays before they enter the eye।
तो कॉनकेव क्या करता है, वो डाइवर्ज कर देता है। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो उसमें एक आपका लेंस रखा हो गया था, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी तो वो आपका डाइवर्ज कर रहा था, तो वहां की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपका जुड़ा हुआ है। स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ। एक आपका येलो लाइट है और दूसरी आपकी ब्लू लाइट है, तो बताना है कि हायर वेवलेंथ किसका है। विबग्योर तो आपने पढ़ा होगा ना। तो अगर हम हायर वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर यहां पर आप देख सकते हो, द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ अ गिवन कलर ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। दिस मीन्स दैट द लाइट विथ अ स्मॉलर वेवलेंथ डिविएट्स मोर देन द लाइट विथ अ लार्जर वेवलेंथ। तो इसमें जो है, जो आपका येलो है, ऑप्शन ए सही होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब बढ़ेंगे, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय द देवाश्री इन द लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर लीस्ट distance of distinct vision is 25 centimeter. What is the magnification obtained by the using the glass? और बताना है, she keeps a book at a distance of 10 centimeter from her eyes and tries to read, she is unable to read. तो देखिए, और तीसरा क्या है, रवि kept a distance of 10 centimeter from the eyes of his friend Hari. Hari is not able to read anything written in the book. तो इसका भी आपको रीजन देना है। अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जाओगे तो डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट देखेंगे तो वो कम से कम मिनिमम आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं तो जब आप 25 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर उसको करके देखने लगोगे तो आंखों पर काफी जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा और सही तरीके से आपको शब्द दिखना बंद हो जाएंगे। इसके पहले ऑप्शन में मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन के लिए जो है आप मेनली 1+d/f कर सकते हैं। और यहाँ पर जो d है, ठीक है, d की वैल्यू आपकी जो है 25 दी गई है, f की वैल्यू आपकी 5 दी गई है। तो इस प्रकार से 25 5 जा 1 + 6 इक्वल टू 1 + 5 इक्वल टू आपकी 6 आ गई, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आपकी क्या है, ये मैग्निफिकेशन आपका निकल जाता है, m निकल जाता है। और ऑप्शन बी और सी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अगर हमको सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बिना अपने आंखों को जोर दिए, तो वो जो डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस की जो विजन होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी में जो है 10 सेंटीमीटर की जगह जब वो 25 सेंटीमीटर रख देगा तो वो सही तरीके से उसको रीड कर पाएगा। ओके, तो ये चीजें आपकी रहा करती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। A ray of light passes from air to glass and then from glass to water. Which of the following correctly represent the bending of light? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, तो फटाफट अपने अपने आंसर आप पढ़िए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी आप सभी जरूर करते जाइए, ठीक है। चलिए बताते जाइए आप सभी कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा मेनली। तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें, ऑप्शन बी है। इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी प्लेन मिरर होता है, जब भी उस पर लाइट आपकी टकराती है तो उसी सेम मीडियम पे चली जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आपकी जाती हैं, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, ठीक है, तो वो टूवर्ड्स या फिर अवे जो है आपकी हट जाती है। और यहाँ पर आप देखिए, when a light rays goes from air to glass and then to water, it refracts blends twice, first towards the normal, slowing down, going to into the denser glass, and then away from the normal, going to less dense water, with the total deviation depending on the relative refractive indexes of glass and water. The light changes speed and direction and each boundary. इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो साइन थीटा में आपका दिया रहता है, चाहे वो एयर से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड या फिर आपका ग्लास से संबंधित हो। रिफ्रैक्शन में देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू अ चेंज इन स्पीड इट एज इट इंटर्स इनटू अ न्यू मीडियम। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टूवर्ड्स नॉर्मल इन एयर ग्लास एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द ग्लास वाटर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
जिसको हमने आज कवर किया है और इसके माध्यम से जाना है, ठीक है, इसके माध्यम से जाना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और उसको आपको किस तरीके से कवर करते जाना है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।